आइए अब हम देख लेते हैं सक्रिय कला विभव, जिसे कि एक्शन पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। और ये एक्शन पोटेंशियल किस तरह से वर्क करता है एक तंत्रिका तंतु के अंदर। तो सक्रिय एक्शन करने के लिए देखिए, जब भी कोई एक्शन होगा तो उसके अंदर कोई भी गेट होगा। तो यहाँ पे हमने गेट पढ़े थे, तो ग्रेनेड गेट पढ़े थे। तो दो तरीके के गेट होते हैं, एक्टिवेशन गेट होते हैं और इनएक्टिवेशन गेट होते हैं, मतलब सक्रिय और निष्क्रिय। ये सक्रिय गेट है, सक्रिय गेट होते हैं और निष्क्रिय गेट होते हैं। ठीक है, अब नाम से पता चलता है कि जो सक्रिय हैं उनके अंदर सक्रियता रहेगी। सक्रियता का मतलब क्या रहता है कि उसके अंदर कुछ चीजें आएंगी जाएंगी। लेकिन जो निष्क्रिय गेट है, निष्क्रिय गेट क्या है, विराम अवस्था के लिए उत्तरदायी रहते हैं। विराम अवस्था का मतलब रेस्ट फेज। रेस्ट फेज का मतलब आप ये समझ लीजिए कि मान लो ये एक एक्सॉन है, इस एक्सॉन के बाहर हमने देखा था कि यहाँ पे पॉजिटिव आयन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है, और अंदर नेगेटिव आयन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, ये हमने देखा था यहाँ पे। इससे क्या है, इससे साम्य अवस्था हो गई है, अंदर नेगेटिव है, ऊपर क्या है, बाहर की तरफ पॉजिटिव है। तो एक दूसरे के साथ में वो क्या है, मिक्सअप हो रहा है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि जो पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन हमारे पास में कौन कौन से हैं, एक तो Na+ है और एक K+ है, ये दोनों। तो Na+ और K+, ये दो जो आयन है, ये दो आयन क्या है, अंदर की तरफ जाएंगे। जब भी कोई उद्दीपन होगा, जब भी कोई स्टिमुलस आएगा, वो क्या करेगा, वो संवेग उत्पन्न करेगा, वो इम्पल्स करेगा। जैसे हमें किसी ने गाली दी, तो गाली क्या है, उद्दीपन, ये उद्दीपक है, और हमारा जो रिएक्शन होगा वो संवेग है। तो इस तरीके से अभी ये विराम अवस्था में तो इनएक्टिवेशन गेट है, ये खुले हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे जब Na की मात्रा बढ़ने लगेगी, अंदर की तरफ ये जाने लगेगा, तो अंदर की तरफ जाने लगेगा, तो लगभग आपको मैं बताऊं कि लगभग 20,000 के करीब सोडियम अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे। उनके प्रवेश के लिए एक्टिवेशन गेट जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, लगभग 20,000 के करीब सोडियम के जो आयन है वो अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे। ये प्रवेश क्यों करेंगे, प्रवेश करने के कारण क्या है कि बाहर की तरफ जो है वो लगभग -50 मिलीवोल्ट की एनर्जी है, और अंदर की तरफ जो है वो लगभग -70 मिलीवोल्ट की एनर्जी। डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, +30 मिलीवोल्ट का डिफरेंस है। इससे विभवांतर उत्पन्न होगा। ये जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है, तो विभवांतर में क्या होता है, धारा अधिक विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ जाती है। भाई पोटेंशियल डिफरेंस में हमने यही तो देखा है, जैसे पंखा है, पंखे के पास में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन प्लग को जैसे ही हम लगाते हैं, जहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी तुरंत मूव करती है और पंखा चलने लगता है। बस यही सिद्धांत आप देख लीजिए यहाँ पे, कि यहाँ पे ये 50 मिलीवोल्ट है और ये 70 मिलीवोल्ट है। कम कौन सा है, कई तो ये बता रहे होंगे कि कम जो है वो 50 मिलीवोल्ट है, ऐसा नहीं है। कम जो है वो है 70 मिलीवोल्ट। जो नेगेटिव में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है नेगेटिव के अंदर। तो यहाँ पे जो विभवांतर ये उत्पन्न हुआ, उससे क्या हुआ, ये सब पॉजिटिव आयन है, ये अंदर की तरफ जाने लगे। पॉजिटिव आयन जब अंदर की तरफ जाने लगेंगे, तो क्यों जाने लगेंगे, क्योंकि 30, और इसका कारण क्या रहेगा, क्योंकि विभवांतर है, और विभवांतर के कारण क्या है, सक्रिय गेट खुलेगा, क्योंकि इंपल्स हुआ है तो अंतर आएगा,
अंतर आएगा तो सक्रिय गेट खुला है, और जब ये सक्रिय गेट खुला है तो 20,000 के करीब सोडियम अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में एक चीज और देख लें आप, सोडियम तो प्रवेश करेगा ही, पोटेशियम भी प्रवेश करेगा। सोडियम तो प्रवेश करेगा ही, पोटेशियम भी प्रवेश करेगा, तो पोटेशियम अंदर की तरफ प्रवेश करता है। सोडियम और पोटेशियम जब अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं, सोडियम और पोटेशियम जब अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं तो सक्रिय गेट जो है वो खुलता है, और सक्रिय गेट जब खुलता है तो क्या है, काफी ज्यादा मात्रा में ये अंदर की तरफ चले जाते हैं। अंदर की तरफ चले जाएंगे तो हलचल उत्पन्न होगी। क्यों हलचल उत्पन्न होगी? कि दोबारा से तंत्रिका तंतु अपनी पुरानी अवस्था में आने की कोशिश करेगा। भाई हमें कितना भी क्रोध आए, लेकिन हमारे शरीर, हमारी बॉडी या हमारे आसपास के लोग ये चाहते हैं कि हम दोबारा से पुनः उसी अवस्था में आ जाएं, नॉर्मल अवस्था में आ जाएं जैसे पहले थे। इसके लिए क्या होगा? रीपोलराइजेशन होगा और फिर हाइपर पोलराइजेशन होगा। इसके लिए क्या होगा? तो यहां तक बात समझ में आ गई कि यहां तक 30 मिली वोल्ट के करीब जो इनका डिफरेंस है, इसके कारण ये अंदर की तरफ जाएंगे। अब दोबारा से रीपोलराइजेशन होगा। क्यों? क्योंकि बाहर की तरफ प्लस आयनों की कमी हो गई है। बाहर की तरफ प्लस आयनों की कमी हो गई है, तो अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर दोबारा से, तो ये पुनः ध्रुवण की तरफ आने की संभावना रहेगी। दोबारा से ध्रुवण होने लगेगा, तो ये वापस से जो पॉजिटिव आयन है ये दोबारा से आने लग जाएंगे सक्रिय कला से बाहर की तरफ। ये कला है एक्सोन की जो ये कला है, इससे बाहर की तरफ आने लग जाएंगे, तो दोबारा से बाहर की तरफ Na+ आयन आने लगेंगे। और Na+ आयन आने लगेंगे, ये तो है ही है, लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि K+ के लिए जो ये कला होती है, मेम्ब्रेन, एक्सोन की जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बहुत ज़्यादा कैसी होती है? पारगम्य होती है, परमिएबल होती है। इस परमिएबल के कारण K+ आयन भी काफ़ी मात्रा में बाहर की तरफ आने लगेंगे, तो दोबारा से हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको पढ़ा कि किस तरीके से सक्रिय कला यानी एक्शन पोटेंशियल वर्क करता है। अब देखिए संचरण किस प्रकार से होता है। अभी तक तो हमने कहा कि संचरण कैसे होता है, कि भाई इस तरीके से होगा, लेकिन अब प्रैक्टिकल वे में किस तरह से जा रहा है संचरण, क्योंकि हमने 2 तंत्रिका कोशिकाएं पढ़ी थी। एक तो मेड्यूलेटेड होती हैं और एक नॉन मेड्यूलेटेड होती हैं। जो मेड्यूलेटेड हैं उनके ऊपर माइलिन शीट होती है, स्वान सेल जो है सीक्रेट करती हैं, और जो नॉन मेड्यूलेटेड हैं वो नॉर्मल होती हैं। तो यहाँ पर हमें वो बात याद रखनी है, जो नॉन मेड्यूलेटेड हैं उनके अंदर तो कंटिन्यूअस कंडक्शन होता रहेगा, कंटिन्यूअस कंडक्शन होता रहेगा, काम का चलता रहेगा। मैं हाथ ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, अभी मेरे दिमाग में बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सी चीज़ें कंटिन्यूटी में चल रही हैं। और एक होता है सैलिटेशनल, जिसे हम कहते हैं वल्गी संचरण। तो ये जो सैलिटेशनल है या साल्टेशनल है, तो ये जो सतत होता है, इस सतत वाले में तो क्या होता है कि ऊपर माइलिन की शीट होती नहीं है। ये बिल्कुल कैसे होते हैं? माइलिन की शीट होती नहीं है, और माइलिन की शीट अगर नहीं होगी तो क्या होगा? प्रवाह तेजी से होगा। माइलिन की शीट नहीं होगी तो क्या होगा? लेकिन जैसे मान लो बिजली का तार है, बिजली का तार अगर नेक्ड है, उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर नहीं होगा तो क्या होगा? उसमें क्षय ज़्यादा होगा बिजली का। ये अपन बाहर जो लगे हुए देखते हैं ना, इसमें जब आपका बिल आता है तो उसमें देखना विद्युत क्षय, तो आपको यहाँ तक लाने के लिए जो जितनी बिजली क्षय हुई है उसके अंदर, क्योंकि ये कैसे नेक्ड वायर होते हैं, इनके ऊपर कोई कवर तो रहता नहीं है।
तो इस तरीके के जो रहेंगे जिन पे माइलिन की शीट नहीं रहेगी वहां पे Na+ अंदर की तरफ आएगा, K+ अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, तो कौन कौन सी क्रिया होंगी? अंदर की तरफ आएगा तो विध्रुवण, जिसे हम क्या कहते हैं? डीपोलराइजेशन। ठीक है, और बाहर की तरफ जाएगा, जब बाहर की तरफ गया तो रिपोलराइजेशन, पुनः ध्रुवण। तो इन दो क्रियाओं से ये सतत आया गया 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 सतत रूप से चलता रहता है। ठीक है, ये लगातार मात्रा में चलता रहेगा, यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वल्गी संचरण में क्या रहेगा? वल्गी संचरण में हमने एक चीज पढ़ी थी यहां पे कि जो माइलिन शीट होती हैं, ये माइलिन शीट होती है ऊपर। ठीक है, तो यहां पे तो Na+ के चैनल गेट खुलेंगे और K+ के चैनल गेट खुलेंगे, गेट खुलेंगे बंद होंगे, खुलेंगे बंद होंगे, जिससे क्या होगा? संचरण चलता रहेगा। यहां पे क्या होगा? यहां पे इनको नोड ऑफ रेनवियर, जिन्हें हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर, तो रेनवियर के जो नोड हैं, तो यहां नोड टू नोड ट्रांसफर होगा। कारण क्योंकि माइलिन की शीट जो होती है काय की है? लिपिड की, और लिपिड की शीट होने के कारण क्या है? ये विद्युत का प्रवाह नहीं कर सकती, तो यहां पे प्रवाह नहीं होगा तो क्या होगा? ये इंसुलेटर की तरह काम करेगी। इंसुलेटर की तरह काम करेगी तो वो चीजें क्या है? बाहर क्षय नहीं होगा, क्षति नहीं होगी, और क्षति नहीं होगी तो क्या होगा? प्रवाह तीव्र गति से होगा। और रेनवियर के नोड 2 होगा, जैसे यूं गया, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, इस तरीके से। तो हमने साल्टेशनल कंडक्शन पढ़ा और कंटिन्यूअस कंडक्शन पढ़ा। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा? डीपोलराइजेशन के कारण, दोनों चीजें डीपोलराइजेशन के कारण होंगी, लेकिन इसके अंदर तो क्या था? इसके अंदर तो माइलिन शीट थी नहीं, इसलिए क्या हुआ? थोड़ा कंडक्शन में क्या हुआ? थोड़े कंडक्शन के अंदर जो वेलोसिटी है वो कम आई, लेकिन इनके अंदर माइलिन की शीट थी तो काफी तेजी से कंडक्शन हुआ। इसे हम हिंदी में वल्गी संचरण के नाम से जानते हैं। ये दो तरीके से संचरण होता है। अंदर किस तरह से संचरण हुआ है? मतलब ये जो साइटोल है, जैसे हम कहेंगे कि ये जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी से एक्सोन के अंदर किस तरीके से संचरण हो रहा है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, इसमें रेनवियर के नोड से, मतलब नोड टू नोड जो संचरण होता है उसे हम कहते हैं साल्टेशनल कंडक्शन, और जो नॉर्मल होता है उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस कंडक्शन। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ओके। अब स्पीड को हम देखें कि ये जो इंपल्स हैं, ये इंपल्स ही है, ये संवेग है। अब इनकी स्पीड अगर हम देखें तो हमारे पास में 3 तरीके के क्या हैं? नर्व्स हैं, नर्व्स ए, नर्व्स बी, नर्व्स सी। 3 तरीके के तंतु हैं उस नर्व्स के अंदर। ए वाले के अंदर जो स्पीड आती है, ये संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं, और इनके अंदर जो आती है वो आती है 12 to 130 मीटर पर सेकेंड। इतनी रफ्तार से वो क्रिया करते हैं। मतलब ये कौन से हैं? ये हैं जो हमारे मस्तिष्क या मेडुला ऑब्लांगाटा से निकलकर प्रतिक्रिया को जवाब देते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, क्रिया को जवाब देते हैं। ये बी वाले 15 मीटर पर सेकेंड। एक मोमबत्ती रखी हुई है आपके पास में,
ठीक है, और आपने इसमें अपना हाथ लगा दिया, जब आपने इसमें हाथ लगा दिया तो हाथ थोड़ी देर के लिए तो आपका हाथ उस कंडक्शन को लेगा, उसको लेगा, वो 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मस्तिष्क तक पहुंचेगा और वहां से 130 मीटर की रफ्तार से वापस आपके लिए ये सूचना आएगी कि हटाओ हाथ। तो बी वाला 15 मीटर जो मस्तिष्क तक लेके जाती है, मस्तिष्क तक लेके जाती है वो 15 मीटर पर सेकंड, और जो मस्तिष्क से आती है वो 15 से 130 मीटर पर सेकंड। और बाकी हमें सर्दी लग रही है, किसी ने हमें टच कर लिया, या दाग ताप, इसके कारण हमें जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या कुछ हो रहा है, वो 0.5 से 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये संचरण होता है। इस संचरण की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, इतनी रफ्तार से ये संचरण होता है। अभी तक हमने ये देखा था कि किसी तंत्रिका तंतु के अंदर किस प्रकार से संवेगों का आदान प्रदान हो रहा है, या संवेग जा रहे हैं, आ रहे हैं तो हमने नहीं देखा था, संवेग जा रहे हैं ये देखा था। एकमात्र तंत्रिका के अंदर तंत्रिका तंतु जो है उनमें किस तरह से संवेग गति कर रहे हैं, हमने उनके अंदर चैनल्स देखे थे, हमने उनके अंदर विभव देखे थे, किस तरीके से वो गति कर रहे हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान देना है कि किसी भी कार्य के लिए एक तंत्रिका काम में नहीं आती है। अगर हम जलती हुई मोमबत्ती पे हाथ लगते हैं तो बहुत सी तंत्रिकाएं उस जगह पे रहती हैं, और जो संवेदी अंग हैं वहां से जो प्रतिक्रिया करेगा उस अंग तक पहुंचने में बहुत सी तंत्रिकाएं सूचना लेके जाती हैं। तो ये सूचना आदान प्रदान किस तरह से होती है, इसको जानने के लिए हमें ये पढ़ना जरूरी है। इसके लिए हम सिनेप्स पढ़ते हैं कि किस तरह से सूचनाएं एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में जाती है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसका मतलब आपने क्रियाविधि समझ ली कि तंत्रिकाओं में सूचनाओं का आदान प्रदान किस प्रकार से हो रहा है। आइए इसका फिगर बना दिया है मैंने। जो सिनेप्स, सिनेप्स में कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, उससे सिनेप्स समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक नोब, ये जो नोब आप देख रहे हैं, ये बल्ब जो आप देख रहे हैं, इसे हम सिनेप्टिक नोब कहते हैं। ये सिनेप्टिक नोब कहाँ बनती है? ये बनती है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन कौन सा है? प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स वो हैं जिनके अंदर सूचनाएं हैं, और वो अपनी सूचना जिस न्यूरॉन को देने वाले हैं वो क्या है? वो है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन वो है जिसके पास में सूचना है, वो अपनी सूचना जिस न्यूरॉन को देने वाले हैं वो है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ये आपको समझ में आ गया होगा। जिसके पास सूचना है उसकी मेम्ब्रेन प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहलाती है। मतलब ये बाहर वाला भाग, ये मेम्ब्रेन क्या कहलाएगी? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और जिसको सूचनाएं लेनी है वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहलाएगी। ये रेड कलर से हमने इसे बताया है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कम से कम 10 to 20 नैनोमीटर का डिफरेंस रहता है। और इस वाले पार्ट को कहते हैं, जो कि ये ब्लू कलर से बताया है, ये है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जहां पर दोनों तंत्रिकाएं जिनमें प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का एक्सोन वाला पार्ट
और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का डेंड्राइट वाला पार्ट या डेंड्रोन वाला पार्ट आपस में ज्वाइन नहीं होता है, अलग अलग रहता है। लेकिन उन दोनों का भाग जहां पे एक साथ व्यवस्थित रहता है, जहां पे सूचनाएं का आदान प्रदान होने वाला होता है, उसे हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट के नाम से जानते हैं। कई बार इंटरसिनेप्टिक फिलामेंट भी होते हैं। ये फिलामेंट एक्सोन और डेंड्राइट्स को दोनों को बीच में से जोड़े रखते हैं। लेकिन अधिकांश भागों में हमने ये देखा है कि इन दोनों के बीच में अवकाश रहता है, रिक्त स्थान रहता है, नल पार्टीशन रहता है, ब्लैंक रहता है। उस ब्लैंक को हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं कि ये हमने ये बनाया है। यहाँ पे देखो धनावेश ऊपर की तरफ है, ऋणावेश अंदर। जो ये नर्व एक्सोन है, और एक्सोन का लास्ट वाला पार्ट एक बल्ब का निर्माण करता है, सिनेप्टिक बल्ब। इसे हम सिनेप्टिक नोब के नाम से जानते हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे ये सिनेप्टिक नोब, इसके अंदर बहुत से माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि इसे एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। इसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं। ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स है, इसके अंदर एसिटाइल कोलिन होता है। एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है, और उसी के अंदर सूचनाएं कोड के रूप में रहती हैं, और उसी को ही हम दूसरी तंत्रिका को देते हैं। ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, और ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। ये वाली रेड कलर की पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपका जो है वो पूरा एनाटॉमी है सिनैप्स की। सिनैप्स वर्क कैसे करता है, ये हम अगले वीडियो में देखते हैं।